नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विदेश यात्रा पर बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की। ये 8 दिन की यात्रा है, 5 देश हैं इसमें, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। जी। और ख़ास बात ये भी है कि पिछले 10 सालों में ये उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा कही जा रही है। हाँ, ये काफी लंबी यात्रा है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये यात्रा इतनी अहम क्यों है ना? इसके पीछे क्या लक्ष्य है और हर पड़ाव पर क्या खास है। बिल्कुल। ये दौरा ऐतिहासिक भी है। कई दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इनमें से कुछ देशों में जा रहा है और एक ही यात्रा में 3 देशों की संसद को संबोधित करना, ये भी तो पहली बार हो रहा है। जी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो सवाल यही है कि ये दौरा अभी क्यों, भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बारे में ये क्या बताता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी यात्रा का एक जो बड़ा मकसद बताया जा रहा है वो है ग्लोबल साउथ के साथ रिश्तों को और मजबूत करना। ग्लोबल साउथ मतलब मोटे तौर पर कहें तो विकासशील देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के। हाँ, और ग्लोबल नॉर्थ मतलब विकसित देश जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जी, तो विश्लेषण ये कहता है कि भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभरना चाहता है, एक सामूहिक आवाज बनाना चाहता है, ताकि यूएन जैसे मंचों पर मतलब विकसित देशों का जो दबदबा है उसे थोड़ा संतुलित किया जा सके। हाँ, ये बात समझ आती है। और विश्लेषण में ये भी जिक्र है कि इस यात्रा का इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भी होगा। जी, ये भी एक एंगल है। साथ ही इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर दिख रहा है, जैसे भारत की अपनी टेक्नोलॉजी यूपीआई। हाँ, यूपीआई तो काफी सफल रहा है। बिल्कुल, तो उसे दूसरे देशों तक ले जाना, निवेश, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, ये सभी एजेंडे में है। और अफ्रीका में वैक्सीन हब का प्रस्ताव भी है भारत की मदद से। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी। इस यात्रा का एक और आप कह सकते हैं बहुत अहम पड़ाव है ब्राजील। वहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। अच्छा, ब्रिक्स। जी, तो भारत इस मौके का इस्तेमाल ब्रिक्स समूह में अपनी स्थिति और अपना प्रभाव मतलब और मजबूत करने के लिए करेगा। और अब तो ब्रिक्स में काफी नए सदस्य भी आ गए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। हाँ, वो विस्तार तो काफी बड़ा था। जी, तो ये ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत भी दिखाता है। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब अगर हम एक एक करके देखें हर देश के दौरे को, तो शुरुआत घाना से हो रही है। जी, पहला पड़ाव घाना है। घाना पश्चिम अफ्रीका में मतलब भारत के लिए एक अहम पार्टनर है, इकोवॉस का सदस्य भी है। इकोवॉस, हाँ, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय। बिल्कुल। तो यहाँ प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करेंगे और जैसा आपने कहा, वैक्सीन हब का प्रस्ताव रखेंगे। ये भारत को एक क्या कहते हैं भरोसेमंद हेल्थ पार्टनर के तौर पर पेश करने की कोशिश है। ठीक है। घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो। यहाँ तो करीब 25 साल बाद कोई भारतीय पीएम जा रहा है। जी हाँ, 25 साल। और वहाँ भारतीय मूल की आबादी भी काफी है, करीब 40%। अच्छा, 40%। तो जाहिर है सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर रहेगा। बिल्कुल, और यहाँ भी संसद को संबोधन का कार्यक्रम है। ये भारत की डायस्पोरा नीति का भी हिस्सा है, मतलब दुनिया भर में फैले भारतीयों से जुड़ना। इसके बाद है अर्जेंटीना। ये तो और भी लंबा गैप है, लगभग 60 साल में पहली पूरी द्विपक्षीय यात्रा। हाँ, 60 साल, ये बहुत लंबा समय है। यहाँ फोकस रहेगा ऊर्जा पर, तेल, गैस और खास तौर पर लिथियम माइनिंग। लिथियम, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी वाला। हाँ, वही आजकल बहुत जरूरी हो गया है। तो ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। सही बात है। साथ ही रक्षा सहयोग पर भी बात होगी। अर्जेंटीना G20 का सदस्य है और लिथियम का बड़ा उत्पादक भी। और विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि अर्जेंटीना का जो मौजूदा नेतृत्व है वो भारत के करीब माना जाता है। अच्छा, और फिर आएगा ब्राजील, जहां सबसे ज्यादा समय बिताया जाएगा। मुख्य वजह तो ब्रिक्स समिट है ना? जी बिल्कुल। ब्राजील वैसे भी लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ब्रिक्स सम्मेलन में समूह के विस्तार के बाद आगे क्या करना है, आपसी व्यापार लोकल करेंसी में कैसे बढ़ाएं, यूएन में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज, इन सब पर बात होगी। और चीन का एंगल, क्या उसे संतुलित करने की भी कोशिश होगी? हाँ, विश्लेषण ये कहता है कि वो पहलू भी रहेगा। खासकर अगर चीनी राष्ट्रपति इस पर शायद ना आए तो भारत के लिए अपनी बात रखने का और अच्छा मौका होगा। और आखिरी पड़ाव है नामीबिया। यहाँ भी 27 साल बाद कोई भारतीय पीएम जा रहा है। जी, 27 साल। नामीबिया में भारत अपना यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेगा। अच्छा, यूपीआई नामीबिया में भी? हाँ, ये भारत की टेक पावर दिखाने जैसा है।
और साथ ही वन्यजीव संरक्षण में सहयोग, खासकर वो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, जी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, चीता वाला प्रोजेक्ट। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स ही नहीं, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी साथ काम करना चाहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ अलग-अलग देशों के दौरे नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति लग रही है। बिल्कुल, विश्लेषण इसे भारत की ग्लोबल साउथ फर्स्ट विदेश नीति का हिस्सा मानता है और इसे मोदी डॉक्ट्रिन 3.0 भी कहा जा रहा है। इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? ग्लोबल साउथ को एकजुट करना, आतंकवाद पर सहमति बनाना, टेक्नोलॉजी देना और ब्रिक्स, G20 जैसे मंचों में सुधार। तो इस पूरी 8 दिन की यात्रा से हम सबके लिए समझने वाली मुख्य बातें क्या निकलती हैं? साफ तौर पर ये अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक भारत की बढ़ती वैश्विक पहुंच और महत्वाकांक्षा को दिखाता है। जी, ग्लोबल साउथ से रिश्ते मजबूत करना, नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशना, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को साथ लाना और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भारत की डिप्लोमेटिक ताकत दिखाना। हाँ, ये सब तो है ही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए, जो स्रोत के विश्लेषण से ही निकला है। ये यात्रा उन देशों पर केंद्रित है जहां अक्सर दूसरी बड़ी ताकतों का मतलब दबदबा रहा है। तो सवाल यह है कि ठीक इसी समय इन्हीं 5 देशों को चुनने के पीछे के वो कौन से आप कह सकते हैं अनकहे या लंबे समय के रणनीतिक गणित हो सकते हैं। हाँ, जिन पर शायद अभी खुलकर बात नहीं हो रही। जी, इस पर खुद विचार किया जा सकता है।